नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। कल आप सबके साथ एक शो किया था कि किस तरीके से दिल्ली में अचानक से हलचल बढ़ गई है और जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहे हैं, तो संभवतः भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है। अब पाकिस्तान के साथ तो कब होगा, क्या होगा और कैसे होगा, यह तो भविष्य बताएगा। लेकिन उससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण यह है कि भारत में बैठा जो 0.5 फ्रंट है उसको किस तरीके से डिसमेंटल किया जाए। जिस तरीके से पिछले 10 दिन से टीम अमित शाह लगी हुई है और जो जो समाचार सामने निकल कर आ रहे हैं उससे यह स्पष्ट है कि भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस भारत में बैठा जो 0.5 फ्रंट है उसको दे रहा है और उसको किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, डिसमेंटल किया जाए, वो इंटरनल सैनिटाइजेशन किया जाए, उसमें लगे हुए। किस तरीके से टेरर नेटवर्क्स बस्ट किए जा रहे हैं, आर्म्स एंड एम्युनिशंस के जो स्मगलिंग नेटवर्क्स हैं उनको बस्ट किया जा रहा है, जो फॉरेन फंडेड एनजीओज हैं उन पर किस तरीके से चोट की जा रही है। जो लोग कभी प्रधानमंत्री आवास में मेहमान नवाजी फरमाते थे, आज जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं। और जिन लोगों को कभी यह लगता था हाथ ही नहीं लगाया जा सकता, भैया ये तो बिल्कुल अलग ही दुनिया से निकल कर आए हैं, आज उन्हें आजीवन कारावास हो रहा है। इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। पहले बात चाइना से शुरू करते हैं। अभी एक खबर आई थी कुछ दिन पहले कि गाजियाबाद से एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया, 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी कि किस तरीके से वो एक सोलर पावर्ड जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो अलग अलग जगह लगा रहे थे। दिल्ली कैंट से लेकर दिल्ली के रेलवे स्टेशन, पुणे और पूरी भारत में अलग अलग जगह वो सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल कर रहे थे ताकि वहां से सर्वेलेंस किया जाए। उसके बाद जो एमएचए है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसने एक सुरक्षा ऑडिट घोषित किया था कि जहां पर भी पब्लिक प्लेस के अंदर सीसीटीवी कैमरास लग रहे हैं उनका एक ऑडिट होना चाहिए कि भैया ये हम नहीं लगाए हैं या किसी ऐसे नेटवर्क ने आकर तो नहीं लगा दिए। वो जो सुरक्षा ऑडिट चल रहा था वो तो चल ही रहा था। अब एक और बड़ी चोट एमएचए ने की है। एमएचए ने भारत में बिकने वाले जितने भी चाइनीज सीसीटीवी कैमरेज हैं उनको बैन कर दिया है। एक तरीके से एमएचए ने स्पष्ट कर दिया है, भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भैया ऐसा है, जितने भी कैमरे के अंदर चाइनीज चिपसेट लगे हैं और जिन्हें भारत में क्लियरेंस नहीं है वो सीसीटीवी कैमरे अब भारत में नहीं बिक सकते हैं। और उसमें जो हिकविजन, डाहुआ, टीपी लिंक, ये 3-4 चाइनीज ऐसी कंपनीज हैं जिनको भारत सरकार ने क्लियरेंस देने से स्पष्ट मना कर दिया है, क्योंकि इन सोलर पावर्ड या फिर कहें इंटरनेट कनेक्टेड जो सीसीटीवी कैमराज हैं, सोलर पावर्ड भी ना हो, जो इंटरनेट कनेक्टेड सीसीटीवी कैमराज हैं, उनके माध्यम से हमेशा ये डर बना रहता है कि इनके माध्यम से भारत में एक बड़ा सर्वेलेंस नेटवर्क बनाया जा रहा है चाइनीज द्वारा, क्योंकि नहीं पता कि इन सीसीटीवी कैमराज में किस तरह के चिपसेट उन्होंने फिट किए हुए हैं। और इसके माध्यम से एक भैया उन्हें यहां आना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने कैमरे बेचने हैं और इन कैमरे के माध्यम से वो भारत में, मतलब चाइना में बैठकर भारत में कहीं की भी सर्वेलेंस कर सकते हैं। और ये बात, इसे सड़क पे नहीं लगते हैं, ये घरों में लगते हैं, सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस के अंदर लगते हैं, पार्लियामेंट के अंदर लगे हो सकते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में लगे हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। तो इन सबको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया है और 1 अप्रैल से इनकी सेल बैन कर दी गई है। तो अब होगा क्या, जितने भी जो चिपसेट मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको क्लियरेंस है सरकार की तरफ से, सिर्फ वो ही बेच सकते हैं। और ये चाइनीज जो चिपसेट है और जो ये चाइनीज सीसीटीवी कैमराज हैं उनका भारत के अंदर लगभग 33% का शेयर है, यानी हर 3 में से 1 कैमरा ये चाइनीज बिक रहा है। तो निश्चित तौर पर मेड इन इंडिया है या जो भारत में जो चिपसेट्स बन रहे हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है। इसमें एल&टी सेमीकंडक्टर्स, माइंड ग्रूव टेक, बिग इंडियन, नेट्रासेमी, ऐसे कुछ कंपनीज हैं। देखिए हार्डवेयर तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो हार्डवेयर बना ले रही होंगी, कैमरा है, हार्डवेयर है, बैटरी सिस्टम है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंडिजीनियस तौर पर इस तरह के सीसीटीवी कैमरास का हार्डवेयर तैयार कर लेंगी। जो अंदर चिपसेट लगता है, जो ब्रेन है उस सीसीटीवी का, वो बहुत कम कंपनीज बना पा रही हैं। और पहले 2 साल 3 साल पहले आप सोचेंगे तो भारत में कोई भी नहीं बना रहा था। जो इंडियन ब्रांड्स भी थे वो सिर्फ हार्डवेयर बना रहे थे, अंदर का चिपसेट चाइना से आ रहा था। लेकिन अब 4-5 ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में अब ये धीरे धीरे बना रही हैं।
तो सरकार ने एक बड़ी चोट की है और ये बहुत जरूरी है भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जब ईरान के अंदर, उदाहरण ये है कि ईरान के अंदर जितना भी सीसीटीवी नेटवर्क था उनका, वो सारा का सारा मोसाद ने हैक कर लिया था, और वो सारा का सारा जो सीसीटीवी ईरान के अंदर लगा हुआ था वो चाइनीज मेड था। तो कितना वल्नरेबल हो सकता है ये सिस्टम? तो भैया जो बना के भेज रहा है वो तो इसे बड़े आसानी से हैक कर सकता है, वहां पे बैठ के देख सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी था, ये स्टेप बहुत देर में आया है लेकिन बहुत जरूरी है, बहुत बेहतर है कि ये आया है। उसके अलावा किस तरीके से टेरर नेटवर्क्स बस्ट किए जा रहे हैं वो भी देख लेते हैं। अभी दिल्ली के अंदर जो दिल्ली पुलिस है उसने लगभग 10 लोग अरेस्ट किए हैं और एक बड़ा आर्म्स एंड एम्युनिशन का ट्रैफिकिंग का नेटवर्क बस्ट किया है। उनके पास से लगभग 21 हथियार बरामद हुए हैं और ये नेशनल नहीं है, इंटरस्टेट नहीं है, ये इंटरनेशनल रैकेट है। ये सारे के सारे हथियार भारत में पाकिस्तान से आते थे वाया नेपाल, और सारे के सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन है। चेकोस्लोवाकिया की बनी हुई मशीन गन है, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स हैं, बेरेटा है, वॉल्थर है, टॉरस है, PX 5.7 पिस्टल है, और ये वो सारे हथियार हैं जो एलीट लोग रखते हैं। इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन भारत के अंदर आ रहा है एक इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग रूट के माध्यम से। पहले पाकिस्तान से चलता है, नेपाल पहुंचता है, नेपाल बॉर्डर से भारत में आता है, भारत में जितने भी गैंग्स हैं बड़े बड़े उन सबको ये पहुंचता है। आपने धुरंधर 2 देखी होगी ना, धुरंधर 2 में साफ है कि भारत में बैठे जो इस तरह के नेटवर्क्स होते हैं, जो इस तरह के लोकल गैंग्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है ISI के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा, अपने लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए, लोगों को हायर करने के लिए, हथियार के लिए। और ये सारा हथियार उन लोगों के पास पहुंच रहा है और दिल्ली पुलिस इसे बस्ट कर रही है। और दिल्ली राजधानी क्षेत्र में बैठकर ये सब हो रहा है। इतना बड़ा नेटवर्क दिल्ली के अंदर चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक ऐप लेकर आया हूं, मार्केट वुल्फ ऐप। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि शिवम जी, इस महंगाई के दौर में कहीं ना कहीं महीने के आखिर तक आते आते सैलरी कम पड़ ही जाती है, तो कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम बताइए। शेयर मार्केट निश्चित तौर पर एक बेहतर ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है अगर उसमें वाइजली इन्वेस्ट और ट्रेड किया जाए, और उसके लिए जरूरी है उतना ही बेहतर और भरोसेमंद ऐप आपके साथ हो। इसलिए आपके लिए लेकर आया हूं मार्केट वुल्फ ऐप। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि मात्र 99 रुपए की लाइफ टाइम फीस के साथ आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरुआत कर सकते हैं और इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, और इसको इस्तेमाल करना उतना ही आसान है। और मैं बताऊंगा आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आपको कुछ ऐप ऐसा दिखाई देगा, उसमें अपना पिन डालिए, लॉग इन कीजिए और फॉलो ट्रेंड्स के ऊपर क्लिक कीजिए। और जो ये ट्रेंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे वो ट्रेंड हैं जो प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स हैं। और इस ऐप की सबसे खास बात ये है कि इसमें अगर आपको ये लगता है कि एक लिमिट से ज्यादा आप नुकसान नहीं झेल सकते, तो आप उसमें स्टॉप लॉस का फीचर है वो लगाइए, और जैसे ही उससे ज्यादा नुकसान आपको होता दिखाई देगा, ये ऐप आपको अपने आप उससे एग्जिट कर देगा। और जब तक हम बात कर रहे हैं, मैंने एक ट्रेड लिया, उसके बाद उसे एग्जिट किया, और जैसे ही एग्जिट हुआ, इस दौरान जब हमने बात की तो लगभग 1971 रुपए का प्रॉफिट भी हो गया। इतना ही आसान है इस ऐप को इस्तेमाल करना। और जिन लोगों ने इस ऐप को इस्तेमाल किया, उन्होंने एक दिन में 15,000 रुपए तक का प्रॉफिट कमाया है। एक महीने में 70,000 रुपए से ज्यादा तक का प्रॉफिट इस ऐप के माध्यम से कमाया है, और साल भर में 5 लाख रुपए से ऊपर तक का प्रॉफिट लोगों को इस ऐप के माध्यम से हुआ है। और ये ऐप गूगल और iOS दोनों पर उपलब्ध है, जहां से आप इसे डाउनलोड करके अपनी इन्वेस्टिंग की और ट्रेडिंग की जर्नी शुरुआत कर सकते हैं। और इस ऐप के माध्यम से आप गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी इस ऐप के माध्यम से शुरुआत कर सकते हैं। और ये ऐप आज भारत में 20 लाख से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक भरोसेमंद ऐप के माध्यम से
आप अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई कमीशन नहीं लगता है। इस ऐप का लिंक आपको मेरे कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मिल जाएगा। उस पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी मार्केट वुल्फ ऐप के साथ शुरू कर सकते हैं। उसको बस्ट किया गया है। उसके अलावा दिल्ली से बहुत दूर नहीं है, मुश्किल से कितना 70-80 किलोमीटर होगा, मेरठ के अंदर भी ऐसा ही एक बड़ा आर्म्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क बस्ट हुआ है। एक भाई साहब हैं हासिर, चेकिंग के दौरान भाई साहब पकड़े गए, दिल्ली पुलिस ने ही पकड़ा इसको भी। और ये सब देखिए, सब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली के आसपास चल रहा है। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से पेन पिस्टल मिली, यानी जो पेन होता है ना, पेन छोटा सा, ऐसी होती है बस, उसके अंदर 7.65 mm की गोली डलती है। अब जेब से निकालिए, हल्का सा क्लिक कीजिए, अगर बहुत पास से आप फायर करते हैं तो फेटल हो सकती है, किसी को मार सकती है बड़े आसानी से। अब जेब में डालिए, पता भी नहीं लगेगा। कोई बड़ा हथियार होगा तो भैया उसे छुपाना, उसको ले जाना और उसको पहचाने जाने का बड़ा खतरा है। और ये तो छोटी सी है, क्लिक कीजिए और काम हो गया। और जब भाई साहब का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों अपडेट किया जाता है तो वो एक और व्यक्ति का नाम लेते हैं जिसका नाम है परवेज। और मेरठ में जब पुलिस पहुंचती है तो उसके यहां जब छापा पड़ता है तो उसके यहां से 24 और पेन पिस्टल मिलती है और साथ ही 78 मैगजीन मिलती हैं। आप सोचिए 25 लोग ऐसे घूम रहे हैं जिनके पास ये पेन पिस्टल, 25 तो बरामद हुई है, कितनी बेच चुका होगा। और जब कोई दंगा हो रहा है, कोई क्यूएस वाली सिचुएशन है, आराम से निकालिए, टक टक कीजिए और आराम से फेंक कर भाग जाइए, कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। कितना सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये सब कुछ चल रहा है। और ये जो हासिर पकड़ा गया, इसके ऊपर ऑलरेडी 10 केसेस हैं। और मुजफ्फरनगर में तो इसने बाकायदा पुलिस के ऊपर फायरिंग की हुई है। जो परवेज है, एनआईए ने उसे यूएपीए में गिरफ्तार किया था खालिस्तानियों को हथियार देने में। तो पुराने खिलाड़ी हैं सब। ये दूसरा नेटवर्क था जो बस्ट किया गया। तीसरा, 12 अलकायदा के खिलाड़ी पकड़े गए। अलकायदा और आईएसआईएस से संबंध रखते हुए आंध्र प्रदेश के अंदर यह बड़ा नेटवर्क बस्ट हुआ। और इसमें से कुछ लोग पाकिस्तान जाने वाले थे ट्रेनिंग लेने के लिए। यह आंध्र प्रदेश और दिल्ली पुलिस ने सामूहिक रूप से गिरफ्तारी की है। यानी दिल्ली पुलिस को जिस तरीके से इनपुट मिल रहा है, दिल्ली पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, ठीक है दिल्ली में तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, हम कहते हैं कि भैया दिल्ली पुलिस बहुत बेहतर तरीके से, निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन दिल्ली में बनी रहती है, लेकिन जिस तरीके से अब ये नेटवर्क्स बस्ट हो रहे हैं, 12 लोग, दानिश, सोहेल, आसिफ अली, शाहरुख, जिशान, सईदा बेगम, पकड़े आंध्र प्रदेश से गए हैं, लेकिन 6 अलग अलग राज्यों से इनका संपर्क है। इनमें से कुछ पाकिस्तान जाना चाह रहे थे ट्रेनिंग के लिए। एक कोई बेनेक्स कॉम करके एक ग्रुप है, उससे ये कनेक्टेड थे, आईएसआईएस का। भारत के झंडे जलाए गए, आईएसआईएस के झंडे फहराए गए, गेमिंग ऐप के माध्यम से एक दूसरे के कांटेक्ट में थे और ओसामा बिन लादेन की वीडियोस देखकर इंस्पायर हो रहे थे। रेडिकलाइजेशन का काम चल रहा था, रिक्रूटमेंट का काम चल रहा था, ताकि, और ये स्लीपर सेल्स हैं, सब बैठे हैं आराम से अपने अपने घरों में। अल्फा वाले क्या कर रहे थे? जब तक वो अमोनियम नाइट्रेट नहीं पकड़ा गया, आराम से कर रहे थे ना काम। और जैसे ही इन्हें हिंट मिलता है कि भैया ठीक है अब तुमको एक्टिवेट होना है, ऐसे बहुत सारे होंगे, हजारों लाखों में बैठे होंगे। लेकिन जिस तरीके से धीरे 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 धीरे, और जब आप एक नेटवर्क पकड़ते हैं ना, आप सिर्फ एक नेटवर्क नहीं पकड़ते हैं, ये सिर्फ 12 नहीं पकड़े गए होंगे। जब इन 12 के पेज कसे जाएंगे तो ये 12 और 12 के नाम बताएंगे, फिर वो और के बताएंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप कड़ी में से कड़ी निकालते हैं। ये गाजियाबाद वाला जो केस शुरू हुआ था, ये 7 लोगों से शुरू हुआ था, 22 तक पहुंच गया है ऑलरेडी। तो जिस तरीके से नेटवर्क्स बस्ट हो रहे हैं, आर्म्स एंड एम्युनिशंस के जो पूरे के पूरे जखीरे पकड़े जा रहे हैं, कितना काम करना पड़ता है एजेंसीज को। और धुरंधर का एक डायलॉग है अजीत डोभाल का कि हमको हर बार सफल होना है, इनको सिर्फ एक बार सफल होना है। यह स्थिति है। उसके अलावा
जम्मू कश्मीर की 10 लोकेशंस पर छापे मारे गए, 3 डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर, गांदरबल, सोफियान, वहां से भी एक बड़ा नेटवर्क मिला है। एक भाई साहब हैं शब्बीर अहमद लोन, बांग्लादेश में बैठे हैं, वहां से पूरा नेटवर्क चला रहे हैं कि किस तरीके से कश्मीर के अंदर से जिहादियों की रिक्रूटमेंट हो, लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया जाए, रेडिकलाइजेशन किया जाए, पूरा प्रोसेस चल रहा है। और ये बंदा बांग्लादेश में बैठकर सारा काम कर रहा है। और इसका आदमी है इरफान अहमद वनी, ये सब कुछ चला रहा है। इरफान अहमद वनी पकड़ा गया, फिर इसका हार्डवेयर अपडेट हुआ, फिर बांग्लादेश में बैठा था ना कोई शब्बीर अहमद, फिर खबर आती है कि लश्कर तैयबा का जो कमांडर है शब्बीर अहमद लोन, वो बांग्लादेश बॉर्डर से गिरफ्तार हो जाता है। अचानक से ऐसा क्या होता है? अचानक से उसे ऐसा क्यों लगता है कि भैया मुझे बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ जाना चाहिए, वो भी भारत की तरफ? तो निश्चित तौर पर कुछ तो एजेंसीज ने किया होगा, कहीं से तो कुछ किया गया है कि भैया भाई साहब सीधा बांग्लादेश से निकलकर भारत में प्रकट होते हैं और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो ये दिखा रहा है कि एजेंसियां, अगर कुछ बड़ा करना है आपको किसी के खिलाफ, या नहीं भी करना है, जरूरी नहीं कि हर चीज कोई किसी से कनेक्टेड हो, नहीं भी करना है आपको पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन बहुत जरूरी है कि भारत में सफाई होनी चाहिए। तो मेरठ हो, दिल्ली हो, आंध्र प्रदेश हो, कश्मीर हो, हर जगह जो अमित शाह की टीम का ये मिशन साफ सफाई चल रहा है ना, बहुत जरूरी है। और कश्मीर से एक और खबर आई थी अभी कुछ दिन पहले कि एक साहिबा थी आसिया अंद्राबी, आप कह सकते हैं कि कश्मीर की सबसे बड़ी महिला टेररिस्ट, 1980 के लगभग से और 2005 तक तो मैडम का एक तरीके से बहुत रुतबा था। वो महिला इतनी पावरफुल थी कि उसने पूरे कश्मीर के सिनेमा हॉल बंद करवा दिए थे। वो महिला इतनी पावरफुल थी कि उसने अपना एक संगठन बनाया, दुख्तरान मिल्लत, ध्यान दीजिएगा, दुख्तरान मिल्लत बना 1987 में और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनी 1993 में, यानी उससे 6 साल पहले ये महिला ये काम कर रही थी। जिनको कहा जाता है ना कश्मीर के असली आतंकी, उनसे 6 साल पहले से लगी हुई थी ये महिला। उसकी ये टीम कश्मीर में ये सुनिश्चित करती थी कि अगर कोई महिला घाटी में बिना बुर्के के निकल रही है तो उसके ऊपर एसिड अटैक किया जाए। इस महिला ने महिला पत्थरबाज तैयार किए थे। और जैसे वो आता था ना कश्मीर से मिलने प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह को, कौन है वो जिसने एयरफोर्स के जवानों की हत्या कर दी थी, ये भी आती थी, ये भी मुलाकात होते थे प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री के घर में इनको बैठाया जाता था, इनसे बात की जाती थी अमन की आशा के नाम पर। लेकिन समय बदल गया, अब मैडम को आजीवन कारावास हुआ है 3 अलग केसेस में। और आजीवन कारावास का मतलब 14 साल नहीं है, जब तक जिंदा है जब तक जेल में रहेगी। यूएपीए की धारा 20, 38, 39, आईपीसी की 153A, 153B, 120B, 505, ये सारी धाराएं इनके खिलाफ लगाई गई। इनकी 2 और साथी थी, उनको भी 30-30 साल की सजा हुई है। 65 साल की है महिला। जिन लोगों को यह लगता था कि हाथ नहीं लगा सकते हैं, कश्मीर जल जाएगा, कहती थी ना महबूबा मुफ्ती, कश्मीर में भारत के झंडे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, इस तरह का जो एरोगेंस आता था, इन लोगों को यह लगता था कि भैया हम दिल्ली को डिक्टेट कर सकते हैं कि कश्मीर में क्या होगा, कश्मीर हमारे बाप की जागीर है, हमारी जागीर है। आज ये हालत है। इसका बेटा विदेश में पढ़ता है, 2 बेटे हैं इसके, मलेशिया में और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, वहां से वीडियो बना रहे हैं, अरे हमारी माँ को तो ऐसे कर दिया और वैसे कर दिया। लोग लिखने लगे आर्टिकल इसके लिए, अरे एक डॉक्टर की बेटी थी, वो आतंकी के प्यार में पड़ गई तो ऐसा हो गया और वैसा हो गया, कहानी बनाई जा रही है। लेकिन अब मतलब ये चीजें चलती नहीं है, इमोशनल एंगल खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, या तो आप भारत के साथ हैं या भारत के खिलाफ हैं, बीच का कोई ग्रे एरिया नहीं है। और भारत के खिलाफ हैं तो आप कहां जाएंगे, आपका क्या इलाज है, ये ऑलरेडी तय है, उसकी स्क्रिप्ट तैयार है, टेम्पलेट तैयार है, बस आपको वो थमा दिया जाएगा।
तो टेरर नेटवर्क्स बस्ट करना हो, चाइनीज का जो सर्वेलेंस नेटवर्क हो उसको एक तरीके से चोट पहुंचानी हो, कश्मीर में बैठे जो लोग अब तक ये मानकर चलते थे हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, उनके हाथ पैर संगठन नेटवर्क सब तोड़ दिए गए हैं। और इन सबको जो समर्थन करते हैं, इन सब के लिए जो वित्तीय प्रबंधन करती हैं एनजीओज, उनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन हो रहा है। एफसीआरए का अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है 2026। एफसीआरए एक्ट बना था 2010 में, उसके बाद 2016, 18, 20 में अमेंडमेंट हुआ, 26 में नया अमेंडमेंट आ रहा है और हर बार कुछ नया ऐड होता है। जब आप विदेश से कोई चंदा लेती है एनजीओ, तो उसको एफसीआरए लाइसेंस जरूरी होता है, तभी आप विदेश से पैसा ले सकते हैं। अब उसमें भी अमेंडमेंट हो रहा है। और क्या हो रहा है, लगभग 16,000 एनजीओ ऐसी हैं भारत में जिनके पास फिलहाल एफसीआरए का लाइसेंस है, सब उसके दायरे में आ रही हैं कि भैया अगर आपका एफसीआरए लाइसेंस सस्पेंड हो गया है, रिन्यू नहीं हो रहा है या कैंसिल हो गया है, तो आपकी जितनी भी संस्था के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो सरकार के पास चली जाएगी, या सरकार द्वारा नियुक्त जो कमेटी होगी, व्यक्ति होगा, वो सब उसका देखभाल करेगा। और अगर आपका एफसीआरए का लाइसेंस का टाइम लिमिट पूरी हो गई है और आप रिन्यू करा रहे हैं और सरकार कोई ऐसी या एजेंसीज कुछ ऐसी रिपोर्ट दे देती हैं या उनके पास ऐसी कोई जानकारी है कि भैया आप इस फंड का मिसयूज कर रहे थे और आपका एफसीआरए का लाइसेंस रिन्यू नहीं होता है, तो आपको एनजीओ बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो रिपोर्ट है वो तभी दी गई जब आप संतोषजनक काम नहीं कर रहे थे। यानी कि अगर आपके एफसीआरए लाइसेंस पे जरा सा भी कुछ संदेह हुआ, उसकी आप टर्म्स एंड कंडीशन सही तरीके से फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जहां पैसा लगाना चाहिए था वहां नहीं लगा रहे हैं, तो भैया सरकार के पास अब पूरा राइट होगा कि आपके एनजीओ में मारे ताला और चाबी डाले जेब में और चल दे, और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। पिछली बार जब संशोधन हुआ था तो ये सुनिश्चित किया गया था, पहले क्या करती थी एनजीओ, बहुत सारे मल्टीपल बैंक अकाउंट खोल लिए, उनमें पैसा मंगा लिया, फिर उसको किसी दूसरी एनजीओ को सबलेट कर दिया कि भैया तुम उन्हें, हमने तो एनजीओ ए ने एनजीओ बी को डोनेट कर दिया, और उसके बाद कन्वर्जन और सब कुछ चलता था, पकड़ा जाएगा तो एनजीओ बी पकड़ा जाएगा और एनजीओ ए बचा रहेगा। तो यह सुनिश्चित किया गया कि पैसा सिर्फ एक बैंक अकाउंट में आएगा, और बी क्या कर रहा है उसके लिए ए को जिम्मेदार बनाया गया। और इसमें भी ये किया गया, पहले क्या था, जो की फंक्शनरी था उसे सिर्फ डायरेक्टर को माना गया था कि जो एनजीओ का डायरेक्टर होगा, कुछ होगा तो उससे पूछताछ होगी, नहीं, अब डायरेक्टर से भी पूछताछ होगी, पार्टनर से भी होगी, ट्रस्टी से भी होगी, हर एक से होगी, जितने भी लोग उसमें है कमेटी में सब उसके लिए जिम्मेदार होंगे, बशर्ते वो ये प्रूफ कर पाए कि उनकी जानकारी के बाहर ये हुआ, उन्हें नहीं बताया गया, तब तो आप बच सकते हैं, वरना सब हर कोई जिम्मेदार है। तो जो ये बड़ा नेटवर्क चलता था ना, पैसा 22,000 करोड़ रुपए सालाना आ रहे हैं फिलहाल भी, इतने सारे एनजीओ के एफसीआरए कैंसिल करने के बाद भी 16,000 अभी भी हैं, और 22,000 करोड़ भारत में आ रहा है, जो प्रमुख रूप से कन्वर्जन में लग रहा है। क्या हो रहा है मणिपुर में, मणिपुर में इतना पैसा कहां से आ जा रहा है, इन्हीं एनजीओ के माध्यम से आता है। और भारत में जब यूएस के मर्सनरी पकड़े जा रहे हैं, यूक्रेन के पकड़े जा रहे हैं, स्लोवाक, रशिया के पकड़े जा रहे हैं, वो भी तो इंटरनल सैनिटाइजेशन है, वो भी तो साफ सफाई है। और जब ये सब होता है तो अचानक से एक ब्रिगेड खड़ी हो जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा का पूरा माहौल तैयार किया जाता है, कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, और संभवतः उनमें से कुछ लोगों को शायद पता भी नहीं है कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वो सिर्फ अपनी उस कुंठा में कि भैया मुझे राज्यसभा नहीं भेजा, कि भैया मुझे जेएनयू का वाइस चांसलर नहीं बनाया, मुझे किसी कमीशन का हेड नहीं बनाया, उस कुंठा का इस्तेमाल किया जा रहा है किसी और के माध्यम से, शायद उन्हें पता भी ना हो। और एक और सज्जन है, बीजेपी से ही राज्यसभा रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, और ये टाइमलाइन कब कोइंसाइड होती है, जब इस तरह के सभी एक्शन हो रहे हैं ना पिछले 10 दिन के अंदर, अलग अलग नेटवर्क्स बस्ट हो रहे हैं, जब फॉरेन मर्सिनरीज पकड़े जा रहे हैं, तो अचानक से सबको याद आ जाता है कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बड़े खराब हैं। अचानक से वो महिलाएं याद आ जाती हैं तथाकथित रूप से, जिनके साथ उनके संबंध जोड़े जा रहे हैं,
और ये वो व्यक्ति जोड़ रहा है जिसके यहां 1980 और 92 के दौरान वर्चुअली इजरायली एम्बेसी उसके घर से चल रही थी, उसके घर से वीजा दिए जाते थे क्योंकि भारत में इजरायली एम्बेसी थी नहीं। तो वो कौन, किसका एजेंट होगा? कौन? मैं कह नहीं रहा वो एजेंट है, लेकिन भैया सवाल उठाने वाले तो अब पूछ रहे हैं कि वर्चुअली लगभग ऐसे एम्बेसी आपके घर से क्यों चल रही थी, चाइना से क्या कनेक्शन है, उसके ऊपर तो लोग चर्चा करते ही रहते हैं। और जो व्यक्ति हर चीज में सरकार के मतलब कांग्रेस के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ कोर्ट चला जाता था, वो क्यों नहीं जा रहा प्रधानमंत्री के खिलाफ कोर्ट? अगर उसके पास इतनी सारी जानकारी है, इतना सब उसको पता है, तो चला जाए, लेकिन नहीं जाएगा क्योंकि एक्टिवेट की गई हैं चीजें। तो जिस तरीके से भारत में अंदरूनी तौर पर शाह की टीम लगी है, और कल 31 मार्च है, कल की टाइमलाइन सेट की गई है कि भारत में नक्सलिज्म का खात्मा हो जाएगा, उसके ऊपर भी एक शो करूंगा। तो जो जो एक्शन लिए जा रहे हैं बहुत जरूरी है, बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, उसके लिए ग्राउंड वर्क ले किया गया, अब उसके रिजल्ट आ रहे हैं। खैर, इन चीजों में और क्या क्या डेवलपमेंट आएगी वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। मार्केट वुल्फ ऐप, 20 लाख से ज्यादा लोग अब तक इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। अगर आपको भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करनी है तो ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया है।